Law number 29. Disarm and infuriate with mirror effect. मतलब कि अपने दुश्मन को दर्पण दिखाकर निरस्त्र और क्रोधित करे। मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, समझना इस चीज को। आईने का मतलब क्या होता है? दर्पण होता क्या है तुम्हारे लिए? आदित्य, दर्पण एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, हम अपने आप को जानते हैं। हाँ, ये बात सही है, पर दर्पण क्या या मिरर का एक बहुत ही वर्स्ट या साइड इफेक्ट है बेसिकली, जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो क्या है जानना चाहते हो? कि मिरर हम सब की सच्चाई भी खोलकर हमारे आगे रख देता है, जिसमें से बहुत सारी चीज हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। मान लो कि तुम दूर से एक शीशे को देख रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव है, तुम देख रहे हो, तुम्हारा चेहरा सुंदर है, पर क्या हो, तुम बिना मेकअप के हो, बिना फिल्टर के हो, और धीरे 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 दर्पण के करीब आ रहे हो। अब दर्पण तुम्हारी हद से ज्यादा सच्चाई बताएगा जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वो चेहरे पे दाग धब्बे, वो आंखों के नीचे काले गड्ढे, वो झुर्रियां, वो बढ़ता हुआ एज, हर कुछ क्लियर दिख पा रहा है तुम्हें। और ये इतना खतरनाक तुम्हारे लिए हो सकता है कि अगर तुम खुद को एक्सेप्ट करना नहीं जानते हो तो तुम्हें ये मेंटली बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि तुम खुद के डार्क साइड के मास्टर नहीं हो। और यही दर्पण करता है, और यही चीज जब तुम यूज करते हो अपने दुश्मन के साथ, अपने एनिमी के साथ, विद द हेल्प ऑफ मिरर इफेक्ट, तुम उनको उकसाते हो। और ये कैसे काम करता है अभी हम लोग और एग्जांपल्स और डिटेल के थ्रू समझेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हो, जब तुम अपने दुश्मन के प्रतिबिंब बन जाते हो, अब जो जिसको वो देख रहा है, और उनको एज इट इज नकल करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो तुम्हारी रणनीति को पहचान नहीं पाते हैं। वो कभी कभी बरगलाते हैं, एक्साइट होते हैं, गुस्सा करते हैं कि ये मुझे क्यों एज इट इज कॉपी कर रहा है। पर तुम्हारा मकसद भी यही है, उनको उकसाना, उनको इमोशनली एक्साइट करना, ताकि तुम अपना काम चुपचाप निकालो और वो उस क्रोध में सच्चाई जो पिक्चर है वो देख ना पाए और उनके ऊपर चुपचाप अटैक हो जाए तुम्हारे थ्रू। और यही तो तुम्हारा मकसद है। ऐसे समझो, एक बच्चा दुनिया में आया, तुम आए इस दुनिया में, याद करो वो दिन, तुम घुटनों पे घिस घिस कर चल रहे थे, पर धीरे धीरे तुम दो पैरों पे खड़े हुए, क्योंकि तुम्हारी मम्मा ने सिखाया। मम्मी ने बोला कि बेटा इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ, तुम चलो। फिर तुम उनकी तरफ बोलना शुरू किए, मम्मा, पापा, इस तरह तुम फ्लो को पकड़े। ये हो क्या रहा था? तुम अपनी माँ के वर्ड्स को कॉपी कर रहे थे। तुम्हारी मम्मी बोल रही थी मम्मा बोलो बेटा मम्मा, तुम ऐसे ही कर रहे थे। पापा बोलो बेटा पापा, फिर तुम वैसे ही कॉपी करना शुरू कर गए। तुमने अपने पापा को देखा, तुमने बचपन से देखा तुम्हारे पापा बहुत मेहनती थे, तुम्हारे अंदर भी मेहनत वाले गुण आ गए। तुमने अपनी माँ को देखा कि सबके साथ वो बहुत अच्छे से मिला के चलती थी, तुमने भी उनको बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कर लिया। यही होता है मिरर इफेक्ट। हम या तो कॉन्शियसली या तो अनकॉन्शियसली जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हम गुस्सा दिलाना चाहते हैं, जैसे भी हम उनसे काम निकलवाना चाहते हैं, हम उनको मिरर करते ही करते हैं। इसको और रिलेटेबल एग्जांपल से समझना चाहते हो तो डेटिंग से समझते हैं, वो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट में इस मिरर इफेक्ट को चेक किया गया कि कितना इफेक्टिव है। 50 के अराउंड पार्टिसिपेंट लिए गए और देखा गया कि जो लड़कियां अपने डेट को पसंद करती थी वो उनको मिरर करना शुरू कर चुकी थी, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस मैनर में। लाइक वो जब कॉफ़ी उठा रहे थे तो वो भी कॉफ़ी उठा रही थी, जब वो अपने पैर क्रॉस करके बैठ रहे थे तो वो भी पैर क्रॉस करके बैठ रही थी, जब वो थोड़ा लीन फॉरवर्ड आगे हो रहे थे उनकी आंखों में देखने के लिए, लड़कियां भी आगे की तरफ झुक रही थी। और ये चीज़ लड़कों के केस में देखा गया, जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद उसने कर लिया फर्स्ट डेट या फर्स्ट लुक में ही, तो वो भी उनको मिरर कर रहा था। तो हुआ यूँ कि लड़कों को बोला गया कि आपको अपनी कुछ स्ट्रगलिंग वाली कहानी सुनानी है। तो ये देखा गया कि जो लड़कियां लड़कों में इंटरेस्ट थी अपने डेट में, तो जब कुछ लड़कों ने अपना स्ट्रगलिंग वाला लाइफ सुनाया कि कैसे उनको घर छोड़ना पड़ा, कैसे अपना बिजनेस उन्होंने बनाया जीरो से, कैसे आज वो थ्राइव कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगलिंग था, एक एक पैसे उनको जोड़ना पड़ा, बहुत सारी कहानी थी। तो जो लड़कियां लड़कों में इंटरेस्टेड थी वो थोड़ा सा सैड हो गई, क्योंकि लड़के भी बहुत सैड हो गए बताते बताते। लड़कियां भी इमोशनल हो गई, उनके साथ इंगेज करने लगी, उनके वर्ड्स को मिरर करने लगी। लेकिन जो लोग इंगेज नहीं कर रही थी, बाद में ये पता चला कि वो लड़कियां अपने लड़कों को यानी अपने डेट को पसंद उन्होंने नहीं किया था। तो इससे ये चीज़ प्रूव हो गया। इवन ये भी देखा गया कि लड़कों के केस में ये हुआ कि जो लड़के अपनी अपोजिट डेट को यानी लड़कियों को पसंद कर रहे थे, तो हुआ यूं कि जो लड़कियां थी वो बेसिकली टॉम बॉय टाइप की थी। टॉम बॉय समझते हो कि जो थोड़ा, मैं पूरा इलेबोरेट नहीं करूंगा, आप पढ़ लेना। टॉम बॉय टाइप की थी लड़कियां। तो अगर लड़के उनको पसंद कर रहे थे तो लड़कों को, चूंकि अपनी लड़कियों के डिक्शनरी में आना था, मतलब गुड बुक में आना था, तो वो भी लड़कियों को मिरर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उन लड़कियों को भी एक्सेप्ट कर लिया जो कि टॉम बॉय थी, क्योंकि उनको उनमें इंटरेस्ट आ रहा था। सिंपल ये समझो कि मिरर इफेक्ट बहुत पावरफुल है। अगर
तुमने भी देखा होगा, तुम जिम में हो, तुम किसी क्लब में हो, कहीं जॉब में हो, कहीं भी तुम अगर किसी को पसंद करते हो, तुम कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगते हो। स्माइल, आंखें मिलाना, वो अगर शर्माते हैं तुम भी थोड़ा शर्मा रहे हो, तुम वो अगर डीप बातें करते हो तुम भी डीप बातें करने लगते हो, ऐसा कुछ होने लगता है। इस तरह ये काम करता है, और अगर ये दुश्मन के साथ यूज़ किया जाए सही तरीके से तो उनको ये उकसा भी सकता है और बहुत गुस्सा दिला सकता है। अब एक और एग्जांपल समझाऊंगा। तुम क्या करते हो, उनका दर्पण बन जाते हो, एग्जैक्टली उनको कॉपी करना शुरू कर देते हो। वो ये देख के बहुत गुस्से में होते हैं कि ये मुझे एग्जैक्टली कॉपी क्यों कर रहा है, ये मेरी सारी चीज़ों को एग्जैक्टली रेप्लिकेट क्यों कर रहा है, ये अपना कुछ क्यों नहीं कर रहा है। और इस तरह वो ओवर रिएक्शन में फंस जाते हैं अगर वो अपने डार्क साइड को मास्टर नहीं करके होते हैं। और बिलीव मी, मेजॉरिटी लोग अपने डार्क साइड को कभी मास्टर नहीं कर पाते। ये डार्क साइड क्या होता है मैं भी समझाऊंगा, पर याद रखना, डार्क साइड जो अपना समझ जाता है उसकी जीत कोई टाल नहीं सकता। मैं जानता हूँ इस पावर को, मैंने इसके बारे में जो पढ़ाई की फिर मैंने समझा, कालियम की थ्योरी हो चाहे सिगमंड फ्रॉइड की हो, बट डार्क साइड को मास्टर करना ही पड़ेगा। वो क्या मैं समझाता हूँ, पर अगर कोई दुश्मन नहीं इसको मास्टर करके बैठा है तो तुम उनके साथ खूब खेलते हो, मज़े लेते हो, उनको उकसाते हो, अपना काम बनाते हो और इस गेम को जीतते हो, इन द गेम ऑफ पावर। जैसे कि इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल समझते हैं। आजकल एक कल्चर चल रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लड़ाई झगड़ों का। कुछ कोई इन्फ्लुएंसर किसी से भिड़ जाता है, कोई यूट्यूबर किसी से भिड़ जाता है, ऐसे समझते हैं। कोई बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, समझो बहुत बड़ा यूट्यूबर है या कोई भी इन्फ्लुएंसर है, अच्छा खासा फॉलोइंग है, बहुत उसने मेहनत करके वो आगे आया है, उसने अपने डार्क साइड को मास्टर नहीं किया है। तो ये कोई छोटा यूट्यूबर है जो चाहता है उस बड़े यूट्यूबर के नाम पर फेम कमाना। वो अब क्या करता है समझना, वो उसको ट्रिगर करता है, उस पर कोई एक वीडियो बना देता है रोस्टिंग का, बहुत डिटेल टाइप का वीडियो, उसमें एक्सपोज करता है, मान लो कि ये बंदा तो बस बड़ी बड़ी बातें करता है, लास्ट में आके अपना कोर्स बेचता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जो बड़ा यूट्यूबर है अपने आप को ओन नहीं करता है, वो जानता है कि ये बेसिक रूल है मार्केट का, अगर मेरे पास कोई नॉलेज है, मेरे पास कोई स्किल है, तो मुझे एट द एंड उससे पैसे भी तो कमाना है, घर भी तो चलाना है, मेरी भी तो नीड है। पर बिग यूट्यूबर है, जो बड़ा यूट्यूबर है, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, बेचना तो गलत होता है, बेचा नहीं जाता। लेकिन उसको ये नहीं पता कि कोई भी कंपनी, कोई भी चीज़ बड़ी बन ही नहीं सकती जब तक वो बेचेगी नहीं। इट्स अ वेरी बेसिक लॉ। आप भी कुछ सीखोगे, कुछ बनाओगे, उसको लास्ट मार्केट में बेचोगे ही। पर बड़ा यूट्यूबर भी डरता था और छोटा यूट्यूबर भी इस चीज़ का मजे ले रहा था। वो भी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको ठगता है, एट द एंड कोर्स बना के बेचता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये बहुत बार हुआ है ये केस मार्केट के अंदर। तो अगर वो अपने को ओन करता तो वो चौड़े में आके बोलेगा, मेरे पास इतनी टॉप क्लास सर्विस है और मेरी सर्विस को लोगों को जरूरत है, मेरे में वो पावर है कि मैं लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं अपने कंटेंट के थ्रू, तो मैं क्यों नहीं बेचूं? दैट्स माय पावर। अगर वो ऐसे सीना ठोक के बोलेगा मार्केट के अंदर, उसको कोई नहीं डरा सकता। पर अगर वो अपने आप को ओन नहीं करता है, जो कि मेजॉरिटी केस में होता ही है, तो फिर वो भिड़ेगा, वो भी रिवोट करेगा। और छोटा यूट्यूबर तो यही चाहता है कि मुझसे वो भिड़े, मुझे फॉलोइंग मिले, मुझे भी नाम मिले, मुझे भी उसके जो उसने कमाया है मैं उस पर पैर रख के खुद अपना नाम कमाऊं। जबकि यहाँ पर बड़े यूट्यूबर को चुपचाप अपना गेम साइड करना चाहिए, कोई रिप्लाई नहीं करना चाहिए। द बेस्ट रिप्लाई इज नो रिप्लाई। डरा दो लोगों को। साइलेंस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन। ये पावर एक बेवकूफ कभी नहीं समझेगा, वो बोलेगा मैं अपने को बोल बोल कर प्रूव करूंगा। लेकिन जब तुम चुप होकर बस अपने काम से प्रूव करते हो ना बॉस, ये दुनिया सलाम करते तुमको थकती नहीं है। और मैंने ये एक्सपीरियंस हर दिन किया है, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस तुमसे सारी बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बड़ा यूट्यूबर ओवर रिएक्ट, ओवर रिस्पॉन्स करेगा और यही चाहता है। इस तरह छोटा यूट्यूबर अपना काम बना लेता है, बड़ा यूट्यूबर अपना इतना जो फॉलोइंग, इतना जो प्यार उसे कमाया था, वो अपनी इज्जत गिरा लेता है लोगों के आगे, इतना बोल कर, इतना रिस्पॉन्स कर कर। और ये उसको नहीं करना चाहिए। टू बी काम। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ साइलेंट रहना सीखो, काम रहना सीखो। अब साइलेंट का मतलब लोग ये बेवकूफ़ लोग बहुत लोग समझ बैठते हैं कि मतलब दिन भर साइलेंट बैठना है क्या सर, कुछ बोलना नहीं है क्या? अरे नहीं बॉस, लाइफ इज अबाउट बैलेंस। यू हैव टू लर्न दैट व्हेन यू हैव टू साइलेंट एंड व्हेन यू हैव टू स्पीक। मैंने बोला कि साइलेंस का मतलब होता है कि आप इफेक्टिव बोलते हो, ये नहीं कि नहीं बोलते हो। मैं भी आपसे बात कर रहा हूं कि नहीं, पर मुझे पता है मुझे कितना बोलना है, मुझे कब बोलना है। इसके बाद आप मुझसे पूरे दिन मिलो, मैं शायद आपको कभी बोलता ही नहीं मिलूंगा। क्योंकि दोस्त याद रखना, मैंने ये सीखा है, तुम भी सीखो 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 कि ये सक्सेस, ये सफलता, ये बहुत ही बेरहम दिलरुबा है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये ना किसी की सगी नहीं है। आज अगर तुमने अपने ऊपर काम करना बंद किया, ये कल किसी और की बाहों में होगी। दैट्स अ प्रूवन थिंग। ये जो बोलते हैं कि तुमने कहानी बहुत बार सुना होगा कि सक्सेसफुल बन गया, वो सक्सेसफुल हो गई या हो गया, डार्क रियलिटी को समझो। एक होता है सक्सेस लेना, एक होता है सक्सेस को मेंटेन करना। जमीन आसमान का फर्क है, एग्जैक्टली जमीन और आसमान का फर्क है।
सक्सेस की स्टोरी तुमने बहुत बार सुना होगा, कोई लक्ष्य सक्सेसफुल बन गया, किसी ने मेहनत से बना लिया शॉर्ट टर्म, लेकिन 100 में से हार्डली 3 या 4 केसेस ऐसे तुमको मिलेंगे आफ्टर 5 ईयर 6 या 10 ईयर्स जो अपने सक्सेस को मेंटेन कर रखते हैं विथ डिग्निटी, विथ रिस्पेक्ट इन द मार्केट। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं और इस चैनल का ये मकसद है तुम्हें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पावरफुल इंसान बनाना, ना कि बस शॉर्ट टर्म के लिए कुछ डोपामिन डोज देना। अब यहां पर तुम्हारा ये सवाल हुआ कि आदित्य तुमने डार्क साइड के बारे में बहुत कुछ बोला, पर ये डार्क साइड होता क्या है, इसको मास्टर कैसे करते हैं? एक कहानी समझोगे? मेरे पास कहानियां ही कहानियां हैं, मैं डॉक्यूमेंट करता रहता हूं। चलो एक कहानी समझाते हैं तुम्हें अच्छे से। एक लड़का है, मान लेते हैं राज नाम का लड़का है। मैं राज के ही नाम लेता हूं क्योंकि बाकी नाम लूंगा तुम लोग चिढ़ जाओगे कि आपने इसको ऐसे बोला। मैं प्रिया हूं, मैं सोनम हूं, जो भी हो आप लोग, तो राज को ही लेते हैं, राज मेरे घर का नाम है। तो एक राज है, ठीक है। देखो तुम्हारी वजह से मैं कितने दिल पे तीर खुद के लिए खाता हूं, जोकिंग। तो एक राज नाम का लड़का है, वो अच्छे घर में पैदा हुआ है, ठीक है, अच्छी लाइफ कटी है, पर उसने जिंदगी में कभी सॉलिट्यूड नहीं देखा है। सॉलिट्यूड में क्या होता है, अकेले रहकर भी क्या पावर होता है काम करने का, उसने कभी नहीं जाना। वो बचपन से लोगों के घिरा रहा, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली थी। जब उसने अकेले रहने की कोशिश की सब उसको घेर लेते थे आकर, उसने इस पावर को भी एक्सप्लोर नहीं किया। तो वो इसके कोने में एक अनकॉन्शियस मेमोरी का पार्ट बन जाएगा जिसको बोलेंगे उसका डार्क साइड। अब क्या होता है समझना, वो पढ़ता है, अच्छा करता है पढ़ाई में, वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करता है, अच्छे से क्लियर कर लेता है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस जो भी है, उसका टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। पर वहाँ पर उसे एक अलग थलग हॉस्टल में जगह फुल हो जाता है, उसे कहीं दूर जगह हॉस्टल में रख दिया जाता है। तो चूंकि उसने सॉलिट्यूड पर कभी मास्टरी नहीं की, उसको जिंदगी भर लोगों के साथ रहने की आदत होती है, वो डर जाता है, वो बहुत सहम जाता है, उसका मन नहीं लगता है, वो कॉलेज छोड़ के भाग आता है। समझो उसका डार्क साइड उसको कैसे हर दिन कंट्रोल कर रहा है। वो घर पे आ गया, उसने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉलेज की छोड़ दी। फिर वक्त बढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ने में ठीक था, तो नौकरी लग जाती है, ज़िंदगी हो जाती है सेट कहीं ना कहीं। फिर उसको पता चलता है कि आजकल एक डिजिटल एज चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का, ऑनलाइन मार्केटिंग का, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फास्ट, पीपल आर मेकिंग मिलियंस ऑफ मनी वेरी फास्ट, वेरी इफेक्टिव मैनर। बच्चे लोग अच्छा अमीर बन रहे हैं अच्छे तरीके से। तो वो सोचता है कि यार ये जॉब में ज़िंदगी तो नहीं कटेगी, अब मुझे भी कुछ तरीका ढूंढना है। अपने आसपास के दोस्तों को देखता है, वो ऑनलाइन करके कुछ अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। फिर उसके अंदर कीड़ा काटता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। लेकिन अब क्या होता है, उसको अगर अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर उसको सॉलिट्यूड फेज को डील करना पड़ेगा। 1-2 साल के उस जद्दोजहद को, अकेले बैठना, अकेले सब कुछ सीखना, मेडिटेट करना, जिम में टाइम बिताना, कुछ नया पढ़ना, ये सब डिमांड करेगा सॉलिट्यूड। उसको फिर आदत है लोगों से घिरे रहने की। तो देखो एक अमेजिंग टैलेंटेड बच्चा अपने काबिलियत को कैसे मार दिया, चूंकि उसने अपना डार्क साइड कभी मास्टर नहीं किया। वो अगर एक दिन बस लिख कर ये सवाल करता, जो मैं बोलता हूँ राइटिंग, पावर ऑफ राइटिंग, लिखता कि मैं क्यों सॉलिट्यूड से भागता हूं, ये इतना डरावना नहीं है। अगर मैंने इसके ऊपर 5 से 6 महीने मास्टरी कर ली तो ये मेरा पावर बन जाएगा। अगर ये मेरा पावर बन गया तो मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊंगा जो दुनिया में महान लोग करके चले गए। क्योंकि महान से महान इन्वेंशन, महान से महान डिस्कवरी, महान से महान चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है जब तक एक इंसान सॉलिट्यूड में नहीं जाएगा, जब तक वो अपने साथ बैठना नहीं सीखता। ये दुनिया मुझे फंसा रही है, ये दुनिया मुझे बेवकूफ़ बना रही, क्या हो ना मैं हमारे साथ टाइम पास करो, साथ बैठते हैं, टाइम किल करते हैं। नहीं, अपने साथ दिन भर में एटलीस्ट मुझे 5-6 घंटा अगर आ गया बैठना, उसमें कुछ इफेक्टिव बनाना, टाइम पास नहीं करना, मैं इस दुनिया में तबाही ला सकता हूँ। ये बस वो बोल पाता, उसकी कहानी कुछ और होती। पर अब वो मीडियोकर रैट रेस का हिस्सा बनकर रह गया। वो जिंदगी भर अमीर लोगों से हेट करेगा, उनको कोसेगा, वो कभी पैसे बना नहीं पाएगा। एवरेज लाइफ, एवरेज ही। एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ अस। हम अपने डार्क साइड, याद रखना, डार्क साइड वो ऐसी गंदी चीज है ना जिसके पास हम कभी जाना नहीं चाहते। वो डार्क साइड कुछ भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि तुम्हारा ब्रेकअप बहुत गंदा हुआ, जिसकी वजह से तुमने सारी लड़कियों को लेबल कर दिया कि सारी लड़कियां, जो भी वर्ड तुम यूज कर लो, अच्छी नहीं होती है, जो भी आपके लिए वर्ड हो। या मान लो किसी लड़के ने, किसी बॉय ने तुम्हें चीट कर दिया तो तुमने सारे लड़कों को लेबल कर दिया कि सारे लड़के फक बॉय होते हैं। या मान लो कि तुम्हारी फैमिली ने तुमको बहुत दबाया, बहुत धमकाया, तुम्हारे पोटेंशियल को मार दिया, तुम कभी एक्सट्रोवर्ट नहीं बन पाए तो तुम्हें लोगों से मिलने में डर लगने लगा। पर इन चीज़ों पे अगर तुम बैठ के सोच सकते हो, लिख सकते हो, तुम डार्क साइड के मास्टर कर सकते हो। और याद रखना, मैं आज जो भी हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, मेरे डार्क साइड नहीं, मेरे डार्क साइड्स थे और हर दिन मैंने इसके ऊपर मास्टरी की है और आज मक्खन की तरह चीज़ें हो रही हैं। जस्ट बिकॉज आई नो माई पावर, आई नो मेरा सबसे गंदा पार्ट क्या है, आई नो मैं उसको ओन करता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ वहाँ जाने से, वो बहुत डरावना जगह है, पर मैं उसको ओन करता हूँ और यही तुम्हें भी करना है। और ये समझो कि ये डार्क साइड सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये हर किसी के पास है। वन ऑफ द जाइंट प्लेयर कोबी ब्रायंट, उनकी एक बुक लिखी गई उनके ऊपर, विनिंग, जिसमें टिम ग्रोवर जिन्होंने लिखी है बुक, उन्होंने बताया कोबी ब्रायंट के बारे में कि उनका एक डार्क साइड है जिनको
क्योंकि वो जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए थे, उनकी लाइफ खराब हो रखी थी, तो उन्होंने अपना एक न्यू वर्जन डेवलप किया जिसको वो बोलते थे ब्लैक माम्बा। जब वो प्लेग्राउंड में परफॉर्म करते थे वो ब्लैक माम्बा बन जाते थे, मतलब डेंजरस, फियरलेस, मतलब ऐसा खेलने वाला जो डरता नहीं। ऐसी मेरा एक साइड है जिसको मैं ओन करता हूँ। जब मैं जिम जाता हूँ अपने आप को वर्कआउट करने से पहले रूम में 2 से 3 मिनट के लॉक कर लेता हूँ। उस समय अपना मैं नया मोड ऑन करता हूँ, अपने आप को एक कैप पहनाकर, एक लुक देकर, अपने वेस्ट में आकर एक अपने आप को याद दिलाता हूँ कि आदित्य तू नंबर 1 प्लेयर है, तू ऐसा जिम में परफॉर्म करता है एक वॉरियर की तरह, क्योंकि तेरी शरीर चलेगा तो तेरा दिमाग चलेगा। और ऐसा वर्कआउट कर कि फट के हालत खराब हो जाए, ऐसा वर्कआउट। और फिर वो नेक्स्ट 1 घंटा मैं पसीना और वो डीप वर्कआउट, मैं जानता हूं उस पावर को। ये तुम्हें भी सीखना है। तो अब समझते हैं कि शक्ति के क्षेत्र में जब तुम्हें पावर का गेम पे टॉप पे बैठना है तो तुम्हें 4 तरीके से मिरर इफेक्ट को यूज करना है। समझो, पहला इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट इफेक्ट। याद रखना, कुछ लोग इस दुनिया में बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं, मतलब खुद से ही अटैच, जो कि खुद से प्यार हम सब करते हैं, लेकिन ओवर नार्सिसिस्ट बनना दैट इज अ प्रॉब्लम। मतलब मैं ही मैं बोलते हैं ना कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, या मैं ही मैं हूं, मेरा जलवा हर तरफ है। ये चीज़ तुम्हें डुबा देगा, ये तुम्हें नहीं करना। तो ये चीज़ अगर तुम्हें अपने दुश्मन में दिखता है तो तुम क्या कर सकते हो, समझो। तुम्हें दिखा कि कोई अपने आप से बहुत अटैच है और तुम उसकी इनसिक्योरिटी पे खेलना शुरू करते हो। मान लो कोई अपने लुक से बहुत अटैच है, तुम दिन भर उसके लुक की तारीफ, भाई तू क्या हैंडसम है भाई, क्या मेकअप करता है, क्या बॉडी है तेरी भाई, जबरदस्त भाई। और सिलेक्शन का गेम भी तो ऐसे ही चलता है। सिलेक्शन में इंसान क्या करता है, मैं इस पर सीरीज लाऊंगा जल्दी ही। वो क्या करता है पता है, किसी की इनसिक्योरिटी होती है किसी लड़की की। मान लो किसी लड़की ने कभी प्यार नहीं देखा फैमिली में, वो बहुत सुंदर है लेकिन उसको किसी ने कुछ बताया नहीं ऐसा, तो कोई लड़का उसकी लाइफ में आता है, उसके साथ खेलता है, उसको याद दिलाता है तुम कितनी सुंदर हो। जैसे इंदर भी करता है इनडायरेक्टली वे में सनम तेरी कसम में। शुरू सुंदर होती है पर उसको कोई रियलाइज़ नहीं करवाता ये चीज़, तो वो उसको बोलता है तुम इतनी सुंदर हो। उसके फैमिली के करीब लेके जाता है क्योंकि उसके फैमिली वाले उसको निकाल देते हैं, उसको फैमिली का प्यार देता है और शुरू उसके प्यार में बुरी तरह गिर जाती है। और सिलेक्शन भी इसी तरह काम करता है। तो आपको भी ऐसे यूज़ करना है एज अ गुड थिंग, गलत मत यूज़ करना। बट कोई दुश्मन है तो उसको, अगर वो कोई अपने आप से बहुत अटैच है तो उसके उस चीज़ को पहचानो, उस नस को दबाओ और अपने अकॉर्डिंग काम चलाओ। दूसरा तरीका तुम्हें यूज़ करना है डिसआर्म इफेक्ट, मतलब इफेक्ट ऑफ डिसआर्म। बचपन में याद है जब हमें कोई रिपीट करता था, हम कुछ बोलते थे या हमें कोई दोहराता था तो हम चिढ़ जाते थे, गुस्सा करते थे, क्यों मुझे रिपीट कर रहे हो तुम, क्यों ऐसे कर रहे हो तुम। और कभी कभी बातें इतनी बिगड़ जाती थी, लगता था कि अभी एक घूसा निकालूं और उसके नाक में लगा दूं जोर का। ऐसा भी कभी कभी होता था, कोई हमें बहुत ज्यादा नकल करता था। तो तुम्हें भी अपने दुश्मन को इतना उकसाना है, इतना भड़काना है, इतना उसको मिरर दिखाना है कि वो उसमें फंस जाए और ये ना समझ पाए कि तुम पीछे से दूसरा काम निकालना चाह रहे हो। मान लो कि तुम वो यहाँ पे लड़ने बिजी है, लेकिन तुम चुपके से उसका ये काम जो तुम्हें काम अपना अंजाम देना है वो चुपचाप यहाँ करते हो और अपना काम पूरा करते हो। वो यही फंसा हुआ है कि तुम मुझे कॉपी क्यों कर रहा है, तुम मुझे ऐसे क्यों कर रहा है, और यही तुम्हारा मकसद है। तीसरा तुम्हें यूज करना है एज अ मोरल इफेक्ट। मान लो कोई तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारे साथ उसने कुछ गलत किया है, तो तुम भी एक समय के बाद उन चीजों को रिपीट करके एग्जैक्टली उनको ये याद दिलाते हो, देखो कैसा लगता है जब तुम्हारे साथ ये खुद होता है। एंड फोर्थ वन, डिल्यूजनल इफेक्ट, मतलब आप एक डिल्यूजन क्रिएट करते हो। एक शीशा क्या होता है, एक बस कांच का टुकड़ा ही तो होता है, पर ये बहुत ज्यादा धोखेबाज होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ रियल देख रहे हैं, पर मिरर इज नॉट रियल, बस कांच का टुकड़ा ही है। और इसी तरह तुम भी इसको यूज करते हो। तुम अपने दुश्मन का कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही बना देते हो, कॉपी या उनकी चीज़ों को कॉपी करके, कि दुश्मन को लगता है कि ये एग्जैक्टली यही है, इसी से मुझे फाइट करना है। मान लो तुमने एक कॉपी बना दिया है, तुम और तुम्हारा दुश्मन इससे लड़े जा रहा है, पर तुम्हारा काम यहाँ साइड से निकल रहा है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल एनिमल मूवी में तुम देखते हो कि बलवीर सिंह का कॉपी बना देता है रणबीर कपूर, राजवीर नाम होता है गेस रणबीर का। तो बलवीर सिंह का कॉपी बना दिया जाता है मूवी के अंदर, बॉडी डबल जिसको बोलते हैं, ताकि उस पर अटैक ना हो रियल वाले बलवीर के ऊपर। और ये करके उसके दुश्मन को गुमराह कर देता है और जिसको काम निकालना होता है रणबीर कपूर यहाँ पे अपना साइड से निकालता है। और इस तरह ही ये यूज़ होता है, क्योंकि दुश्मन को लगता है कि मैंने अपना दुश्मन को मार दिया है पर वो एक्चुअली में बस कांच के टुकड़े से फाइट कर रहा है। यहाँ रियलिटी कुछ और चल रही है साइड से। और इस पर मुझे अपनी ही कहानी एक लास्ट याद है, समरी करने से पहले मैं बता दूँ, मेरी रिलेशनशिप की कहानी एक है, बता देता हूँ, तुम रिलेट कर लोगे, क्योंकि मेरा उस समय बहुत शॉर्ट टेम्पर था, मैं रह के बहुत गुस्सा करता था। तो इस चीज़ का एक लड़के ने बहुत फ़ायदा उठाया, जो कि हर बॉयफ्रेंड का दुश्मन होता है। आज से 4 साल 5 साल पहले की कहानी है। हर बॉयफ्रेंड का एक दुश्मन होता है, दैट इज उसकी गर्लफ्रेंड का दोस्त। मेरे साथ भी यही था। वो लड़का बहुत स्मार्ट था, मेरी एक्स को उसने बहुत अच्छे से समझा के अपने मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग करके रखा था। बिल्कुल होता यूँ था कि वो मुझे कुछ मेरे बारे में उटपटांग बोलता था और मैं बिना कुछ सोचे समझे ओवर रिएक्ट करता था अपनी गर्लफ्रेंड के आगे। और वो यही चाहता था कि मैं
वो जानता था कि मैं उससे डायरेक्टली फाइट नहीं करूंगा, मैं उससे डायरेक्टली बातें नहीं करूंगा तो बातें और खराब होगी। तो वो जानबूझ के हम दोनों में लड़ाई लगवाने के लिए कुछ पीछे से बोलता रहता था मेरी गर्लफ्रेंड को, और मेरी एक्स मुझे आके बताती थी, मैं चिढ़ता था, और होता ही होता कि हम दोनों लड़ते रहते थे। हुआ यूँ कि एक वक्त के बाद मेरी एक्स को लगने लगा कि ये तो बहुत रिएक्ट करता है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों को पकड़ता है। वो मुझे एज अ प्योर मैन नहीं देखती थी, एज अ वीक गाय देखती थी, जो कि अगर आज होता तो ऐसा कभी नहीं होता। पर उस वक्त जो कि हम गलतियां करते हैं तो मत करना। इस तरह हम दोनों की लड़ाई कभी कभी इतनी गंदी हो जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड गाय, क्योंकि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानता था। मैं ये नहीं समझ पाया था कि वो मिरर को यूज़ कर रहा है कहीं ना कहीं। वो डायरेक्टली मेरे से बात नहीं कर पाता, वो मेरे से दूर भागता था, पर उसे कंट्रोल में एक कठपुतली थी जो कि मेरी एक्स थी। दैट इज अ थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू यूज योर इमोशनल बैलेंस। मैं बार बार कहता हूँ कि एक मैन के लिए तो इमोशनल बैलेंस होना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो मैं इसके ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मेरे साइलेंस का वीडियो देखो, फोकस का वीडियो देखो, कॉन्फिडेंस का वीडियो देखो, कुछ भी करो, बट मेक इट इन पार्ट ऑफ योर लाइफ। आज तुम मुझसे मिलोगे, मेरी काम पर्सनैलिटी है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, और मैं तुमको भी यही मैसेज दे रहा हूँ इसके थ्रू। तो सभी ये है, पहला अपनी डार्क साइड को मास्टर करो, मत डरो। शुरू में टफ होगा, लेकिन एक बार मास्टरी कर ली तुम सारा गेम बदल दोगे, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग अपने डार्क साइड को मास्टर करते हैं। और ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, वो चीज़ जिसको तुम छूने से या जिसके पास जाने से डरते हो, उसको उठाओ, उस पर लिखो, उस पर मास्टरी करो। और दूसरा, मिरर इफेक्ट को यूज़ करना सीखो। खुद को शांत रखकर सामने वाले को उकसाओ, उनको दर्पण दिखाओ, वो दर्पण देखकर समझे कि ये तो रियल पिक्चर है, पर एक्चुअली में तुम गेम साइड से चुपचाप खेल रहे हो। कैसा लगा वीडियो सब लोग मुझे बताओ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने 29 लॉस कंप्लीट कर लिया है। एक बार और मैं अपने आप को क्या बोलते हैं वो, क्या पिंच विंच करके देखता हूँ कि रियलिटी है कि नहीं, जो भी है। बट आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच फैमिली, कि आज हम लोग 29 लॉस आउट ऑफ 48, माय गॉड। तो इस स्पेशल ओकेजन पे सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा जा रहा है वीडियो। मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कम्युनिटी से अपने बात करने में। आप लोग देखते भी हो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो बताओ कोई अच्छा टॉपिक है तो सजेस्ट जरूर करना, वीडियो बनेगा, आज नहीं तो कल, पर जरूर बनेगा अगर अच्छा हुआ टॉपिक। और नए लोग जो पावर के सीरीज को भी देख रहे हो, सब्सक्राइब आप लोग तभी करना जब बाकी पावर लॉस को देख लो या बाकी वीडियोस को देख लो और लगता है कि आपका टाइम की वैल्यू हो रही है, तभी करना, वरना कोई रश नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करें। मैं यहाँ पे भेड़ बकरियों का झुंड नहीं बना रहा हूँ, मैं प्रॉपर रेबल्स बना रहा हूँ। चलो फिर अपना ध्यान रखो, मिलते हैं लॉ नंबर 30 के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।